नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज फिर एक बार आपके सामने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सेकेंड पेपर का जो झारखंड का इतिहास का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत हमने इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम तीसरे टॉपिक उरांव की शासन व्यवस्था यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पर बात करेंगे। तो जिन 2 टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, उससे आपको एक एक प्रश्न अर्थात कुल 4 नंबर आपका कवर हो चुका है। अब हम देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था या उरांव की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था थी, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। जेपीएससी पेपर 2, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं झारखंड का इतिहास। और इसी के अंदर मेरा तीसरा टॉपिक होगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, अर्थात ये उरांव की स्वशासन व्यवस्था थी। जैसा कि पिछले 2 टॉपिक्स में हमने देखा कि मुंडाओं की शासन व्यवस्था और नागवंशी जो शासन व्यवस्था थी, इसमें भी पढ़ा पंचायत का ही जिक्र आता है। तो पढ़ा पंचायत स्तर पर ही ये शासन व्यवस्थाएं थी। आज हम तीसरा टॉपिक में देखते हैं कि उरांव में भी जो स्वशासन व्यवस्था थी वह पढ़ा पंचायत स्तर पर थी। तो इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उरांव जो है, उरांव का प्रवेश झारखंड में, आगे जब हम लोग जनजातियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उरांव के बारे में मैं हर टॉपिक को टच करूंगा और उरांव जनजाति से संबंधित हर प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। और जितनी भी 32, अभी तो 33 जनजातियाँ हो गई हैं पुराण को जोड़ने के बाद, तो 33 जनजातियों के बारे में हम लोग क्रम से डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग उरांव की जो स्वशासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पर ही सिर्फ बात करेंगे। और इससे आपको एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, आपका 2 नंबर इससे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उरांव का जो प्रवेश था झारखंड में, ये मुंडाओं के बाद हुआ। मुंडाओं के बाद इनका प्रवेश झारखंड में होता है और यहाँ के जमीन को, जंगल को साफ करके वो जो जमीन का अपना भरण पोषण के लिए जिस जमीन का निर्माण करते हैं उसको भूइहर जमीन बोला जाता था। इसलिए जो प्रारंभिक उरांव झारखंड में प्रवेश किए उन्हें भूइहर कहा जाता था। और भूइहर के बाद जितने भी उरांव आए इसके बाद ये सभी जेठ रैयत कहलाते थे। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। उरांव का प्रवेश मुंडाओं के बाद हुआ। प्रारंभिक जो उरांव थे वे भूइहर कहलाए और उसके बाद जो उरांव आए बसे वो जेठ रैयत कहलाते थे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को पता ही होगा कि उरांव झारखंड में सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है और प्रारंभिक जनजातियों में इसकी गणना की जाती है। आगे हम देखेंगे कि इनकी जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, हमें इसी टॉपिक पे बात करना है। हमारा प्रश्न इसी टॉपिक से आएगा कि इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था क्या थी। तो इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये 3 स्तरों पर थी। 3 स्तर
कौन कौन से थे वो स्तर? पहला गांव के स्तर पर, दूसरा पढ़ा स्तर, और तीसरा जो है ये पढ़ा दीवान स्तर। पढ़ा दीवान जो कि सर्वोच्च स्तर होता था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरह होता था पढ़ा दीवान स्तर। तो हम देखेंगे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत व्यवस्था कहलाती थी और ये 3 स्तरों पर थी, गांव के स्तर पर, पढ़ा स्तर पर और पढ़ा दीवान स्तर पर। अब हम लोग क्रम से एक एक स्तर पर हम लोग देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की प्रणाली उस समय काम कर रही थी। सबसे पहले बात करते हैं गांव स्तर पर। देखिए, प्रारंभिक जब दौर था, इनकी जो स्वशासन व्यवस्था उरांव की जब शुरू होती है तो गांव के स्तर पर जो पाहन हुआ करते थे ये ओवरऑल हेड थे, मतलब ये प्रशासनिक और धार्मिक दोनों मामलों के प्रधान हुआ करते थे पाहन। ठीक है, धार्मिक एवं प्रशासनिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक, इन दोनों मामलों पर नियंत्रण था पाहन का। लेकिन कालांतर में ये स्वशासन व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ और महतों का पद सृजित होता है। महतो पाहन का सहयोग करने लगे। ये एक सहयोगी की भूमिका में आ गए हैं महतो, किसका? पाहन का। लेकिन जब महतो नहीं था, महतो का पद सृजित नहीं हुआ था, तब बैगा, इसको कहीं कहीं आप देखेंगे वैधा बोल के भी बुलाया जाता है, तो ये बैगा जो था ये पाहन का सहयोगी हुआ करता था धार्मिक और प्रशासनिक दोनों मामलों में। लेकिन बीच में जब महतो का पद आया तो सहयोगी का रूप महतो ने ले लिया और ये पाहन को सहयोग करने लगे। फिर क्या होता है कि बाद में महतो जो है ये गांव का प्रधान हो जाता है और सारे प्रशासनिक कार्य ये महतो देखने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो धार्मिक कार्य है वो पाहन के पास ही रह जाते हैं। धार्मिक कार्य पाहन के पास रह जाता है, प्रशासनिक कार्य महतो के पास चला जाता है और बैगा जो था वो धार्मिक कार्यों में पाहन की मदद करने लगता है। तो बैगा जो था ये पाहन का सहयोगी हुआ करता था। इसके अलावा बैगा का एक और महत्वपूर्ण काम था, वो था ग्रामीण देवताओं की पूजा। ये ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का काम करता था बैगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ समझ चुके होंगे कि प्रारंभिक समय में पाहन जो है गांव का ओवरऑल प्रमुख होता था, एक ही प्रमुख, धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कार्य देखता था, और सहयोगी थे बैगा जो ग्रामीण देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें शांत करते थे और पाहन की मदद करते थे। लेकिन जब महतो का पद आया तो सहयोगी की भूमिका में महतो आ गए और बाद में महतो गांव का प्रधान हो गया और सारे प्रशासनिक कार्य वो संभालने लगा और पाहन धार्मिक कार्य करने लगे जिसमें बैगा उसकी मदद करते थे। अब हम लोग
गांव स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं। महतो का जो पद आया, महतो का पद आने के बाद थोड़ा सा ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला। जैसे महतो ये गांव का प्रधान हो गया, ठीक है, प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से। अब महतो का जो काम था, महतो के अधीन एक ग्राम प्रधान हुआ करता था। महतो के अधीन एक ग्राम प्रधान का पद हुआ करता था और महतो तो गांव का प्रमुख व्यक्ति हो गया, सर्वोच्च व्यक्ति गांव के स्तर पर महतो। उसके अंदर एक ग्राम प्रधान, ये ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन करता था। ग्राम पंचायत की बैठकों का ये आयोजन करता था और प्रशासन में, न्याय में और एक संपर्क अधिकारी के रूप में अपनी भूमिकाओं को निभाता था। गांव का सर्वोच्च व्यक्ति महतो, उसके अधीन ग्राम प्रधान, ये ग्राम पंचायतों की बैठक को बुलाता था और प्रशासन, न्याय और संपर्क अधिकारी के कार्यों को ये संपादित करता था। तो फिर एक पद और है ग्राम प्रधान के बाद, माझी। माझी का पद, ये सारे बदलाव महतो के पद आने के बाद हो रहा है, ठीक है। माझी, अब माझी का क्या रोल था? अब माझी एक सहयोगी की भूमिका में था। किसके? महतो के। महतो के अधीन ग्राम प्रधान तो था ही था, जो कि ग्राम पंचायत को बैठकों की अध्यक्षता करता था, प्रशासन भी संभालता था, न्याय का कार्य भी देखता था और एक संपर्क पदाधिकारी, मतलब महतो और गांव के जनता के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में भी ग्राम प्रधान काम करता था। माझी का एक पद था जो कि महतो का सहयोगी हुआ करता था और महतो के जितने भी आदेश होते थे, महतो के जितने भी आदेश होते थे, उन आदेशों को गांव वालों तक पहुंचाने का काम माझी करता था। महतो के आदेशों को गांव वालों तक पहुंचाने का काम माझी करता था एक सहयोगी के रूप में। और फिर हमने तो देखा कुल कितने पद हमें देखने को मिल रहे हैं ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर सबसे पहले हम क्या देखें कि गांव के सर्वोच्च व्यक्ति महतो होते थे और जो प्रारंभिक समय था उस समय गांव के प्रधान पाहन हुआ करते थे, हमने शुरू में बताया। और पाहन धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को देखते थे। लेकिन बाद में क्या बदलाव होता है कि महतो का पद सृजित होता है और महतो गांव के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है और पाहन धार्मिक कार्यों को। और बैगा ग्राम के पाहन को जो है धार्मिक मामलों में सहयोग करता था। फिर जब महतो का पद आया तो ग्राम प्रधान हुआ। ग्राम प्रधान ये ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता था और प्रशासन, न्याय और एक संपर्क अधिकारी के रूप में काम करता था। फिर महतो के सहयोगी के रूप में माझी का एक पद था और ये माझी का जो मुख्य कार्य था ये गांव वालों तक महतो के सारे आदेशों को पहुंचाने का काम करता था। ये हो गई ग्रामीण स्तर पर बात। जैसा कि मैंने बताया कि उरांव की जो शासन व्यवस्था थी, स्वशासन व्यवस्था जो थी, जिसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है, वो 3 स्तरों पर काम करती थी। हमने ग्रामीण स्तर देख लिया। अब हम लोग आएंगे पढ़ा स्तर पर। गांव में किस तरह की स्वशासन व्यवस्था थी
उम्मीद है कि आप अभी तक समझ गए होंगे। अब गांव के ऊपर अगर कोई मामला, कोई प्रशासनिक कार्य गांव के स्तर पर नहीं हो पा रहा है तो उसका समाधान के लिए अगला स्तर क्या था? तो जो दूसरा स्तर था गांव के स्तर के बाद वो था पढ़ा स्तर। ठीक है। और पढ़ा पंचायत की यहाँ व्यवस्था थी, अर्थात ये पढ़ा स्तर जो है, पढ़ा कितने गांव से बनता है? 5, 7, 11, 21 या 22 गांव। अलग अलग गांवों की संख्या के आधार पर पढ़ा पंचायत के भी 3 स्तर थे। अगर पढ़ा पंचायत में गांवों की संख्या कम है तो उसको नीचे का स्तर का पढ़ा पंचायत बोलते थे। फिर उससे ऊपर अगर गांवों की संख्या होती थी तो वो बीच का, और फिर एक सर्वोच्च स्तर होता था सबसे ऊंचा। और पढ़ा पंचायत के भी हम 3 स्तर बता रहे हैं। गांवों की अलग अलग संख्या के आधार पर उनका स्तर था। नीचे के स्तर पे ये कम से कम गांव होते थे, फिर बीच के गांव में उससे ज़्यादा गांव होते थे, और सर्वोच्च स्तर पर 21 या 22 गांवों का एक पढ़ा पंचायत होता था। और सीक्वेंस कैसे चलता था? जैसे कोई मामला गांव के महत्व के स्तर पर अगर निष्पादित नहीं हुआ, जैसे अभी कैसे है, अभी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं। सिविल कोर्ट से अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हमें न्याय नहीं मिलता, तो फिर हम लोग हाई कोर्ट का रुख करते हैं और अंत में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो सिमिलर वे में उरांव की स्वशासन व्यवस्था भी वैसे ही थी। गांव स्तर पर अगर महतो किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता था तो वो मामले को रेफर कर देता था पढ़ा स्तर पर। और पढ़ा स्तर पर भी जो पढ़ा पंचायत हुआ करती थी वो 3 स्तर पर बटी हुई थी गांवों की संख्या के आधार पर। तो ज़्यादा गांवों की जो पढ़ा पंचायत होती थी वहाँ तक मामला जाता था। और अगर इस स्तर पर भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ तो न्याय के लिए जो अंतिम गुहार लगाई जाती थी वो तीसरा स्तर था पढ़ा दीवान का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ा दीवान। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उरांव की पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था थी उसमें सर्वोच्च स्तर पर कौन स्वशासन का काम देखता था? तो पढ़ा दीवान। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की भांति हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। तो ये परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है। और हम जैसे कि बताएं कि गांव स्तर पर महतो मामले को पढ़ा पंचायत को भेज देता था, और पढ़ा पंचायत में भी जब मामले का निष्पादन नहीं हो पाता था तो वो मामला सीधे पढ़ा दीवान को चला जाता था। और इसका निर्णय जो है लास्ट था, अंतिम था इसका निर्णय। इसके ऊपर और कहीं अपील नहीं किया जा सकता था। तो हमने क्या देखा कि उरांव की स्वशासन व्यवस्था 3 स्तर पर थी। गांव स्तर जहां महतो उसका प्रमुख होता था, पढ़ा स्तर पर जहां पढ़ा राजा होते थे गांव के आधार पर, और गांवों की संख्या के आधार पर पढ़ा पंचायत भी 3 भागों में बटी होती थी। और फिर यहाँ से मामला पढ़ा दीवान को जाता था जो कि सुप्रीम कोर्ट की भांति होता था। और ये जो पढ़ा दीवान था ये सभी पढ़ा राजाओं को बीच एक समन्वय बनाए रखता था, कोऑर्डिनेटर का भूमिका निभाता था। तो ये एक खाका मैंने खींच दिया है, और जितने भी स्तर पर मैंने बात की तो उसमें ग्रामीण स्तर और ये जो लास्ट का स्तर है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, और बीच के स्तर से तो पढ़ा पंचायत इसका नाम ही पड़ा। तो कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो गांव थे उरांव की पढ़ा पंचायत व्यवस्था में के अधीन
जो गांव थे उन गांवों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो गांवों के प्रकार जो थे, ये भी यहाँ भी परीक्षा में इससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। गांवों के प्रकार, तो एक होता था पढ़ा राजा गांव, ये हम गांवों के प्रकार पर बात कर रहे हैं। एक होता था दीवान गांव, एक होता था पनेर गांव, फिर कोटवार गांव, फिर प्रजा गांव। ये एक प्रकार का हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चार गांव होते थे। पढ़ा राजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोटवार गांव, और बाकी सभी गांव जो आते थे शेष, वो सभी प्रजा गांव के अधीन आते थे। तो परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं कि उरांव की स्वशासन व्यवस्था में गांवों को कितने भागों में बांटा गया था या कौन कौन से गांव थे। तो पढ़ा राजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोटवार गांव, और बाकी जितने गांव बच गए वो सभी प्रजा गांव कहलाते थे। उरांव भूइहर कहलाते थे, यह भी परीक्षा के लिए एक उपयोगी पॉइंट है। और मुंडाओं के बाद इनका प्रवेश झारखंड में हुआ था। अब हम एक बार फिर से पूरी शासन व्यवस्था को एक बार दोहराते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि उरांव की जो शासन व्यवस्था थी वो पढ़ा पंचायत थी। यह पूरी व्यवस्था 3 स्तरों पर बटी हुई थी। पहला था गांव का स्तर। इस पे मैंने बताया कि गांव स्तर पर पहले पाहन ही सर्वे सर्वा हुआ करते थे और प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्यों को पाहन ही संभालते थे। सहयोगी थे बैगा। फिर महतों का पद आया। महतो प्रशासनिक कार्य देखने लगे और पाहन धार्मिक कार्य। यहाँ तक क्लियर है। महतों के अधीन ग्राम प्रधान होता था। ये ग्राम पंचायत की बैठक करता था। फिर मांझी एक पद था जो कि महतों का सहयोगी और संदेशों को गांव वालों तक पहुंचाने का ये काम करता था। यहाँ अगर ग्राम पंचायत स्तर पर मामलों का निष्पादन नहीं होता था, जो दूसरा स्तर था पढ़ा राजा, मामले को वहाँ रेफर कर दिया जाता था। और पढ़ा राजा से भी अगर यहाँ पर पढ़ा पंचायत थी बीच में, और पढ़ा पंचायत का भी जब मामले का निष्पादन नहीं हो पाता था तो तीसरा स्तर जो है पढ़ा दीवान का था। और ये सर्वोच्च था सुप्रीम कोर्ट की भांति था और इसके ऊपर कोई अपील का कोई संस्था मौजूद नहीं था। तो अगर कोई मामला गांव स्तर पर नहीं निपट पाता था तो महतों का क्या रोल था? ग्राम प्रधान के अधीन, जो महतों के अधीन जो ग्राम प्रधान थे वो पंचायत की बैठक बुलाते थे और आपको उस पंचायत में अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता था, पीड़ित व्यक्ति अगर कोई पीड़ित है वो सबसे पहले जाता था कहाँ? महतों के पास। महतो ग्राम प्रधान को निर्देश देता था पंचायत की बैठक का
और उस ग्राम पंचायत की बैठक में अगर कोई समाधान नहीं हो पाता था तो फिर मामला पढ़ा पंचायत में चला जाता था यहाँ। लेकिन इस बीच में एक और पद हम लोग देखते हैं, गुड़ाइत का पद मिलता है। गुड़ाइत, आपको किसी किसी पुस्तक में गुड़ाइत का भी जिक्र मिलेगा, तो इसको भी जान लेना जरूरी है कि गुड़ाइत का रोल क्या था। गुड़ाइत का रोल था कि जब कोई मामला महतो के पास आता था और ग्राम प्रधान पंचायत की बैठक को बुलाता था, तो दोनों पक्ष, मतलब जो शिकायत करने वाला पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, ये दोनों पक्ष को जो है बुलाने का काम गुड़ाइत, आपको अगर परीक्षा में आएगा कि गुड़ाइत की क्या भूमिका थी, तो दोनों पक्षों को पंचायत की बैठक में बुलाने का कार्य गुड़ाइत करता था। फिर दोनों पक्षों को शपथ दिलवाता था, कठोर जांच करता था। परीक्षण के उपरांत उस पंचायत की बैठक में परीक्षण जब बहुत कड़े प्रक्रिया से गुजर कर अंतिम रूप से जब पंचायत निर्णय देती थी, तो उस निर्णय में क्या क्या पनिशमेंट्स दिए जाते थे, क्या की सजाएं का प्रावधान था। तो उसमें जाति बहिष्कार था, जुर्माना था, भोज भात। भोज भात, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे। ये भोज भात क्या होता है? मतलब जो दोषी पक्ष होता है, जिसका दोष सामने आ जाता है या प्रूफ हो जाता है कि दोषी व्यक्ति, तो उससे भोज भात का आयोजन, मतलब वो पूरे गांव को दावत देता था। और ये भी एक सजा का ही रूप है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने महतो का पद देखा, जो गांव स्तर पर सबसे प्रमुख व्यक्ति होते थे। हमने पाहन का पद देखा, जो कि धार्मिक प्रमुख होते थे। हमने बैगा को देखा, जो कि पाहन के सहयोगी होते थे। फिर हमने मांझी देखा, ग्राम प्रधान का पद देखा, और फिर अगले स्तर पर पढ़ा राजा या पढ़ा पंचायत की व्यवस्था थी, और अंत में पढ़ा दीवान की व्यवस्था थी। यही है उरांव की स्वशासन व्यवस्था। और अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि जो एक प्रश्न आएगा इस सेक्शन से, जो कि 2 नंबर का होगा, वो आपका कवर कर जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और समझिए किस पद का क्या काम था, किस स्तर पर कैसा निर्णय होता था, और अंतिम स्तर पर यह व्यवस्था कहाँ जाकर रुकती थी। तो आज इस टॉपिक को ही ख़त्म करते हैं, और अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं अगली शासन व्यवस्था पर बात करूंगा, जो हमारा चौथा टॉपिक होगा। और हम लोग क्रमवार देखते जाएंगे। पीटी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, जो जेपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, पर्याप्त समय आपके पास है, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने के अंदर आएगा। और फिर उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। तो टॉपिक वाइज हमारे वीडियोस को देखिए, और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम इस पर नोट्स देंगे। नोट्स बनने का काम चालू है और बहुत जल्द आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किस माध्यम से उपलब्ध कराएंगे ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। थैंक यू।